तो दोस्तों इस वीडियो में हम भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के टेक्नोलॉजी अलायंस की बात करेंगे। इस अलायंस का नाम है एसईटी अलायंस। ए, सी और आई से है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया, और टीआई से है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो याद रखिएगा, एसईटी भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का ट्राइलेटरल अलायंस है जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि आज के तेज़ी से बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी, मिनरल्स, डेटा और सप्लाई चेन्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रेयर अर्थ्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, हर जगह रेयर अर्थ्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और रॉ मटेरियल्स के ऊपर बस कुछ ही देशों का कंट्रोल ना रहे। बिकॉज यदि कुछ ही देश सप्लाई चेन को कंट्रोल करेंगे तो इससे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज किसी कारणवश कंट्रोलिंग देश यदि सप्लाई को रोक देता है तो इससे दुनिया भर की इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो सकती हैं, ग्लोबल मार्केट्स डिसरप्ट हो सकते हैं, बाकी देशों के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी की एक्सेस कट ऑफ हो सकती है। इसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया साथ आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए आपस में एक छोटा सा ट्रस्टेड ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। आप इसे मिनीलैटरल अलायंस कह सकते हैं। बिकॉज आप देखिए, ये आज के समय की मांग है। टेक्नोलॉजी एक नया बैटल फील्ड बन चुका है। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी और साइबर सिस्टम से ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी देश कितना तेज़ी से ग्रो करेगा, कोई भी देश कितना सिक्योर रहेगा और कौन सा देश फ्यूचर को लीड करेगा। इसलिए इस समय विश्व में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की होड़ सी मच गई है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की मांग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स नया नॉर्मल बनता जाएगा। टैरिफ्स और सैंक्शंस आम बात हो जाएगी। सप्लाई चेन्स का वेपनाइजेशन बढ़ता जाएगा, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लीन टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। प्रेजेंटली इस सेक्टर को चाइना डोमिनेट करता है। चाइना की समझ में बहुत पहले आ चुका था कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, ये सभी जो रेयर अर्थ्स हैं, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज हो गई, सोलर पैनल्स हो गए, विंड टर्बाइंस हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स हो गए, इन सब के लिए एक चीज़ चाहिए होगी, वो है क्रिटिकल मिनरल्स। इसलिए चाइना ने काफ़ी पहले से न केवल इन मिनरल्स की माइनिंग पर ध्यान दिया, बल्कि प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग पर भी ध्यान दिया। इसी का नतीजा है कि आज चाइना ग्लोबल रेयर अर्थ्स इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स पृथ्वी पर बहुत रेयर हैं, ये बहुत से देशों में पाए जाते हैं, लेकिन इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना और इन्हें रिफाइन करके यूजफुल मटेरियल्स में तब्दील करना काफ़ी कठिन होता है और ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। चाइना ने इस प्रोसेस को ओवर द ईयर्स मास्टर कर लिया है। इसलिए आप देख रहे होंगे आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, स्मार्टफोन्स हो गए, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या इवन डिफेंस सिस्टम्स हो गए, इन सब में चाइना लीडर है। चाइना की डोमिनेंस का अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि इस समय पर पूरे विश्व के रेयर अर्थ्स का 60 से 70% चाइना प्रोड्यूस करता है। खुद ही अपने यहाँ रॉ मटेरियल को माइन कर लेता है। इसके बाद माइन किए गए ओर्स को प्रोसेस करके प्योर मेटल्स में तब्दील कर देता है। प्रोसेसिंग में चाइना की स्ट्राइकिंग डोमिनेंस है। पूरे विश्व की रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी का 85 से 95% चाइना कंट्रोल करता है। विश्व का कोई और देश चाइना की तरह प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को अब तक एफिशिएंटली रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। चाइना को अब अपनी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फ़ायदा मिल रहा है। दशकों पहले चाइना ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि रेयर अर्थ्स फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में एक अहम रोल प्ले करते हैं। इसलिए चाइना ने रेयर अर्थ्स इंडस्ट्री में हेविली इन्वेस्ट किया और इस सेक्टर में अपनी कैपेसिटी बिल्ड करी। इसलिए इस सेक्टर में आज चाइना को कोई भी मैच नहीं कर सकता है। चाइना की यही डोमिनेंस उसे आज जियोपॉलिटिक्स में लेवरेज देती है। कल को यदि चाइना एक्सपोर्ट्स में रेस्ट्रिक्शंस लगा दे तो ये दुनिया भर की ऑटोमोटिव, डिफेंस और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स को डिसरप्ट कर सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ग्लोबल रेयर अर्थ्स इंडस्ट्री के चोक पॉइंट चाइना के कंट्रोल में हैं। इसलिए बहुत से देश ये चाह रहे हैं कि सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, चाइना से बाहर भी माइनिंग और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी इसलिए साथ आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स में काफ़ी रिच है। ऑस्ट्रेलिया में रेयर अर्थ्स मिनरल्स का वास्ट रिजर्व है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एनवायरनमेंट है
ऑस्ट्रेलिया एक स्टेबल इंडो पैसिफिक प्लेयर है। वहीं कनाडा क्लीन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस्ड है। कनाडा में भी इनोवेशन इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। भारत की बात करें तो भारत में टेक टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक वास्ट पूल एग्जिस्ट करता है जिसे टैप किया जा सकता है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस ग्रो कर रहा है। फिर ईस्ट और वेस्ट के बीच भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसे इम्पॉर्टेंट बनाती है। तो ये तीनों देश साथ आकर रेयर अर्थ्स की एंटायर सप्लाई चेन को सिक्योर कर सकते हैं। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में साथ मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में कोलैबोरेट कर सकते हैं। ऐसा करके ये तीनों देश चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के स्टडी फ्लो को इंश्योर कर सकते हैं। ये इंश्योर कर सकते हैं कि पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे बल्कि शेयर्ड रहे, मल्टीपोलैरिटी बढ़े। ये तीनों देशों की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए अच्छा होगा। आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि आपको वॉर्स में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अपने क्लाइमेट गोल्स को मीट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर यदि कोई भी देश अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है तो उसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना होगा। इसी चीज़ को रियलाइज़ करके भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने एक टेक ट्रायलैटरल फॉर्म किया है। ध्यान रखिएगा, एसईटी अलायंस कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसे आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में कोऑपरेशन की तरह देखिए। ऑस्ट्रेलिया विश्व में लिथियम का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इस टेक्नोलॉजी ट्रायंगल में ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंस से स्ट्रॉन्ग अपस्ट्रीम मिनरल सप्लाई इंश्योर हो जाएगी। कनाडा से कैपिटल और क्लीन टेक फंडिंग आ जाएगी। एनवायरमेंटल रेगुलेशन का एक्सपीरियंस आ जाएगा। और भारत में तो मैसिव डिमांड है ही। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट बना रखा है। तो इन तीनों देशों के साथ आ जाने से एक पूरी कड़ी बन जाती है। रिसोर्सेस, फाइनेंस और डिमांड, एक फुल चेन बन जाती है। तीनों देश मिलकर बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इस बात को इंश्योर करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स को रीयूज़ किया जाए, रिकवर किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, ताकि ये जो हम ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन कर रहे हैं ये इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव ना हो। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम इस हार्श रियलिटी की बात करें कि बेशक क्रिटिकल मिनरल्स ग्रीन फ्यूचर के लिए बहुत आवश्यक हैं, लेकिन इनके एक्सट्रैक्शन से पर्यावरण का नुकसान होता है। क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करती है। इन मिनरल्स के लिए जंगलों को काटा जाता है, पहाड़ों को काटा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे क्रिएट करने होते हैं। तो इससे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का लॉस होता है, सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्केप परमानेंटली डैमेज हो जाता है। फिर क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जो कि आसपास की अंडरग्राउंड वाटर टेबल को लोअर करता है, जिससे नदियाँ सूख जाती हैं, लोकल फार्मिंग सफ़र करती है, ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज आती है। फिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि माइनिंग और प्रोसेसिंग में हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे नदियाँ और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है। ये मेरीन लाइफ के लिए और क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये सभी टॉक्सिन्स पर्यावरण में दशकों तक मौजूद रहते हैं। फिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि माइनिंग जो होती है वो हाईली एनर्जी इंटेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस निकलते हैं इससे। प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा CO2 एमिशंस होते हैं। तो ये जो हम क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ये बहुत ही कार्बन हैवी है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के जो क्लाइमेट बेनिफिट्स हैं उसे ये शुरुआत में ही वाइप ऑफ कर देता है। इससे एक बहुत ही बड़ी डिलेमा क्रिएट होती है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए विश्व को बहुत ही जल्दी क्लीन एनर्जी चाहिए, और इस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हमें जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए उनकी माइनिंग और प्रोसेसिंग में इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए बहुत से देश माइनिंग को आउटसोर्स कर देते हैं। चाइना जैसे देशों में जहाँ पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ इन प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर दिया जाता है। ऐसे देशों में पॉल्यूशन को पुश कर दिया जाता है। तो जो क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी हमें हिडन इन्वायरमेंटल कॉस्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग हो। रिसाइकलिंग अब ऑप्शनल नहीं है, इसे करना ही पड़ेगा, वरना हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का पर्पस डिफीट हो जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में ये जो एसईटी अलायंस बन रहा है, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये इस बात पर जोर देता है कि क्रिटिकल मिनरल्स को रीयूज़ किया जाना चाहिए, रिकवर किया जाना चाहिए और रिसाइकिल किया जाना चाहिए। तो ये एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है।
तो थियोरेटिकली तो ये बहुत अच्छा है, बट इसमें दिक्कत ये है कि अभी तक कोई भी टाइमलाइंस नहीं है इसके अंदर, किसी भी प्रकार के कैपिटल कमिटमेंट्स नहीं किए गए हैं। अभी भी एससीटी अलायंस में कोई भी क्लियर रोड मैप नहीं है, अभी सिर्फ बातें हुई हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि आपके इंटेंशन से कुछ नहीं होता है, आपके एग्जीक्यूशन से होता है। आपका प्लान कितना भी अच्छा हो, जब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। पास्ट में भी बहुत सारे मिनीलैटरल अलायंस इसी वजह से फेल हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें और डिलीवरी न के बराबर। तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि एससीटी अलायंस में भी ऐसा ना हो। इन्वायरमेंटल कंप्लायंस में किसी भी प्रकार की ढील न बरती जाए। जल्द ही एक रोड मैप प्रिपेयर किया जाए और इसे एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि एससीटी एक और ऐसा फोरम बनकर ना रह जाए जिसे भुला दिया जाए। इस अलायंस को हमें शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स से इंसुलेट करना होगा। प्रोसेसिंग कैपेसिटी को जल्द से जल्द बिल्ड करना होगा। रिसाइकलिंग हब्स क्रिएट करने होंगे, रिफाइनिंग प्लांट्स क्रिएट करने होंगे, क्योंकि एससीटी एक सही आइडिया है, सही टाइमिंग है, सही पार्टनर्स हैं। अब सब कुछ एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है।